मैंने आप लोग को मुगल एम्पायर में बता दिया था बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, और मुझे नहीं लगता कितना ज्यादा आप लोग जानते भी होंगे कभी इससे पहले। जो थोड़ा बहुत चीजें बाकी है, देखिए राजाओं के बारे में तो मैंने सब कुछ बता रखा है, जो भी रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब कुछ बता रखा है। हमें अब क्या जानना है कि वो प्रशासन कैसे करते थे। क्या वो क्रूएल किंग थे, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाले थे या नहीं चलने वाले, ठीक है, टैक्स कैसे लेते थे, उनके समय में किसानों की क्या स्थिति, फार्मर्स का जो डेली लाइफ था वो कैसा था, क्या प्रॉब्लम थी उनके लाइफ में, या सब कुछ अच्छा था। राम राज्य कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम आदरणीय श्री राम जी जब थे तो उनके राज्य में कोई किसी की आंख से आंसू नहीं गिरता था, कोई किसान दुखी नहीं था, सब लोग वही राम राज तो वही था। तो क्या राम राज था मुगलों के समय या रावण राज था, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अभी जो आप आसपास जैसा समाज देखते हो, समाज कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, बहुत अलग अलग कास्ट या जातियों में बटी हुई है, क्या उस समय भी ऐसा था? अभी आपको पता है बहुत लोग मॉडर्न होके चलते हैं, पर्दा प्रथा नहीं है, देखते हो ना, ये थोड़ा बहुत घूंघट भी चलता है। उस जमाने में कैसा था, हिंदुओं की स्थिति क्या थी, मुसलमानों की स्थिति क्या थी, ये सारी बातें हम लोग देखें। और विश्वास करिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही कंपटीशन में बच्चे से यही चीज आकर के उनको पढ़ाना है, यही चीज लिखना है। आप अपने आप को 7th क्लास छोटा क्लास मत मान के चलिए। आप बेशक छोटे हो, आपका क्लास छोटा हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो बहुत बड़ा। वो बात अलग है कि आपको कहानी की तरह समझाया गया है, लेकिन आपको लिखने के लिए कहानी नहीं लिखना है, उसका एक तरीका होता है। देखें, मैं पहले एक बात बताऊं, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, किस साल लड़ी थी? बिल्कुल सही। तो उस समय आप ये मत सोचो कि बाबर ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, जो इंडिया आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा जो दिखता है, ये सारा का सारा जीत, ऐसा नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश का केवल कुछ थोड़ा बहुत इलाका, बाद में पूरा हो गया था। मध्य प्रदेश का केवल उत्तरी इलाका, दिल्ली के आसपास की जगह, और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके तो थे उसके। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेते हुए दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा था वही केवल जीता गया था। आदरणीय अंजू दीदी जल्दी है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दीदी को बैठने दो बेटा। पीछे से काम कर, अंजू कुर्सी ले आओ वहां से, रेड वाले इधर आ, यहाँ बैठो। तो अब किस किस राजा ने कौन कौन से जगह जीते, और कैसे कैसे मुगल एम्पायर, जो केवल दिल्ली और उसके आसपास के नॉर्थ इंडिया में बसा हुआ था, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया गया, किस साल कौन सी जगह जीती गई, कौन सी लड़ाई लड़ी गई, ध्यान से सुनो। मुगल मिलिट्री कैंपेस, मुगल सेना का अभियान। अब आप खुद सोचो, पूरे हथियार लेके, घोड़े हाथी लेके सेना जब चलेगी तो किसी ना किसी युद्ध के लिए ही जाएगी, जगह को जीतने के लिए ही जाएगी। तो अब देखिए, बाबर जो कि 1526 से 1530 तक था, 1526 में, 1526 में, क्या बेटे आप इधर आओ, फोन चाहिए, तुम हो कौन? बस मेरा फोन कौन मांग रहा है भाई? देखेंगे। तो बाबर 1530 में मर गया, 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो 4 साल के बीच में वो पूरे हिंदुस्तान को तो जीत नहीं सकता था। उसने जो कॉन्कर किया वो सुन लीजिए। 1494 में अफगानिस्तान के फरगना में था वो, जन्म हुआ था उसका, सॉरी, राजा बना, वहां का सूबेदार बना, और धीरे धीरे करते करते 1526 तक दिल्ली को जीता। उसने दिल्ली और आगरा के इलाके को जीता,
और आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। बाबर ने कैपिटल किसको बनाया था? आगरा को। मुगल डायनेस्टी में मुगलों के समय दिल्ली को राजधानी शाहजहां ने बनवाया था। मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इनकी जो कैपिटल थी आगरा ही थी। आगरा का लाल किला आपने सुना होगा या देखा भी होगा, आगरा का रेड फोर्ट, वही मुगलों की राजधानी थी, वहीं पर राजा वजा सब लोग रहते थे। शाहजहां ने 16वीं शताब्दी में 1600 समथिंग में दिल्ली जो अभी आप देख रहे हो, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक कभी गए हो आप लोग, उसको कहते शाहजहानाबाद। शाहजहां ने ये जगह बसाई। पूरा जो लाल किला है ना अभी दिल्ली का रेड फोर्ट, और उसके आसपास की जो मार्केट जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं जमुना नदी तक, वो सारा का सारा शाहजहां ने ही बसाया था। और उसी के नाम पे दिल्ली को उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। बात समझ में आ रही है आपको? बता देंगे जल्दी क्या। 1530 में मरा था, आगरे में मरा था, ठीक है ना, खुद मर गया था बेटा, बीमार था। बाबर बीमारी के कारण 1530 में आगरे में मर गया, और बाबर की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि भाई हम मरे कहीं पर भी, हमको दफनाना मेरे जन्म, जहां जन्म हुआ था वहीं पे, काबुल में ही चाहता था कि मुझे दफनाया जाए। तो पहले तो उसको हुमायूं ने यही दफना दिया आगरे में, फिर यहां से उसको ले जाकर के बाद में वहां दफनाया। अब बोला ही है तो सुन लो। बाबर को अभी काबुल में दफनाया गया है। क्या नाम है, बाबर की जो कब्र है वो है काबुल में। हुमायूं की कब्र दिल्ली में, हुमायूं टोम्ब नाम सुना है ना, हुमायूं का मकबरा। अकबर का जो, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर की जो कब्र है वो सिकंदरा में, आगरा से थोड़ा सा आगे एक जगह, वहां पर। जहांगीर की कब्र लाहौर में, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में। शाहजहां की कब्र ताजमहल के अंदर, पता ही है आपको, ताजमहल में शाहजहां भी है और उनकी वाइफ मुमताज महल, दोनों वो लोग वही दफन आगरे में। नहीं गेल नहीं मरे थे। देखो, मैं सही क्वेश्चन है। मुमताज महल जो शाहजहां की वाइफ थी पहले गुजर गई, और उसी की याद में उसने बनवाया और उसी के अंदर उनको दफनाया गया, उनकी वाइफ को, शाहजहां की वाइफ को। और बाद में शाहजहां जब मरे तो उन्होंने कहा था उसके साथ साथ अपनी भी एक कब्र की जगह बनवा दी थी कि जब मैं मरूं तो मुझे भी उसी के साथ दफना। आज के जमाने में कहता है कति कलेश कटा भाई है, और उस जमाने में बताओ मर गई, फिर मरने के बाद भी उनको वहीं पर पड़े रहना है। आज तो कहते कलेश कटा, चल चिक चिक खत्म हुई। लेकिन पागल लोग, राजा लोग। उसके बाद औरंगजेब जो है बेटा, वो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, उसने अपनी वाइफ के लिए एक मकबरा बनवाया था जो ताजमहल के ही जैसा है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वहीं पर उसको दफन किया गया। और तो बहुत सारे राजा होते गए ऐसे। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ तो बादशाह वो पूरा बोला जाता है ना, उनका बहुत बड़ा नाम, पदवी पूरा टाइटल लगा के बोलते हैं जी। खुश रहिए, भगवान आपको बाबर बनाए। देखें तो इस तरह से जितने भी राजा हुए, तुम बेटे बैठे क्यों हो? मैथ के 2 बुक एक्सरसाइज चेक नहीं कराया तुमने? तो बनाओ और चेक कराओ। यही तो घाटा है मास्टर के इंस्टीट्यूट की छत पे रहने का। कौन सी एक्सरसाइज? एक ही चैप्टर हुआ है ना, नेक्स्ट चैप्टर करिए। पूरा बुक ही खत्म कर दिया? किसने कर दिया? सोनी, जितने चैप्टर मैंने कराए आरटी शर्मा से, ऑल क्वेश्चन तुम कर ही नहीं सकती उतनी जल्दी। कितने चैप्टर किए आपने? बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। एक्सपोनेंट एंड पावर, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब रूट्स,
रैशनल नंबर, मैंने 6-7 चैप्टर कराए ना आप लोगों को, सारे आपने आगे समझ कर लिए, चिंता मत। तो बढ़िया बात है भाई, गुड, वेरी गुड। यहाँ तो एनसीईआरटी बच्चे ना कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी करने के बाद आरडी शर्मा भी रगड़ गई बच्चे से, शाबाश। देखिए पागल है, हर दिन चेक कराती है, तेरे जैसी है, पेठा है। पेठे वाली बात ही कर दी तूने। क्या कैसे? देखिए कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा बधाई के पात्र होते हैं, और तुम इतने बड़े पात्र हो जिसमें पूरा चाउमीन घुस के निकल जाए। मुगल तो खाया कर, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब ये सोचने वाली बात है कि जो मुगल वंश था, डायनेस्टी थी, वहां राजा लोग कैसे बनते थे। तो वहां पे क्या था, द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोग्नेट, क्या लिखा है ना, प्रीमोग्नेचर, मतलब कि क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। हाँ, प्राइमोगेंचर का मतलब ये होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बने। ठीक है, ऐसा था ना पहले से कि जो भी सबसे बड़ा बेटा होगा राजा का, वही अगली राजा के मरने के बाद वही राजा बनेगा, युवराज जिसको कहा जाता था। ठीक है, लेकिन मुगल इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। मुगल मानते थे कि जो काबिल होगा राजा के बेटों में से ही एक राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, लेकिन जो ज्यादा काबिल होगा, टैलेंटेड, ठीक है, वही राजा बनाया जाएगा। मुगल इस बात पे विश्वास जा सकते, मुगल इस बात पे विश्वास करते थे। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये केस आपको कहां देखने को मिलेगा। शाहजहां जब राजा था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, शाहजहां को अरेस्ट करके उसके बेटे ने, औरंगजेब ने जेल में भर दिया, किले में बंद कर दिया औरंगजेब ने। और औरंगजेब का जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था दारा शिको, दारा। ठीक है, 4 भाई थे औरंगजेब, सबसे बड़ा जो भाई था वो दारा था, और ये जो था दूसरे नंबर पे औरंगजेब। लेकिन देखे ना, उसको भी हरा करके मार दिया, लेकिन राजा खुद बन गया। तो कोई जरूरी नहीं था यहाँ पर कि बड़ा भाई या बड़ा बेटा ही राजा बने, उसके बेटे ने, हाँ बिल्कुल, ताकि वो चाहता था कि खुद राजा बने। अगर नहीं तो शाहजहां रहता ना तो अपने बड़े बेटे को राजा बना देता, औरंगजेब को राजा नहीं बनाता। देखेंगे मुगल मैरिजेज विद द राजपूत। मुगल लोग जो थे, राजा लोग, उन्होंने राजपूत रानियों से या राजपूत राजकुमारियों से शादी की। द मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की जो मां थी, ठीक है, अरे उसमें देखने में क्या फायदा, बंद करो ना, मैं नहीं सुनो, घर पे तो पढ़ते नहीं आप लोग। द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, मॉडर्न डे जयपुर। जयपुर के जो राजा थे, कछवाहा मतलब कि राजपूत लोगों के भी अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग मतलब कि गोत्र होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग गोत्र होते हैं राजपूतों के भी। तो जो राजपूत में कछवाहा थे, कछवाहा राजकुमारी से ही शादी की अकबर ने, और उन्हीं से बेटा हुआ जो कि जहांगीर था। तो जहांगीर की माँ भी एक राजपूत, क्या ये तो कहां पूरा किया, याद करो, जाओ मेरे पास है, याद करो। ठीक है, तो एक तो ये देखिएगा। उसके बाद द मदर ऑफ शाहजहां वाज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। जोधपुर की जो राजकुमारी थी उससे शादी की थी जहांगीर ने। बात समझ में आ रहा है, जहांगीर पहचान रहे। जहांगीर ने जोधपुर की राजकुमारी से शादी की, राजपूत राजकुमारी से, और उसी से बेटा हुआ था शाहजहां। तो शाहजहां की मां भी एक हिंदू राजपूत थी, और जो जहांगीर था उसकी मां भी एक हिंदू राजकुमारी। समझ में आ रही है बात आप लोग को?
तो ये मुगलों में दो जो फेमस राजा थे उनकी माँ हिंदू थी। जहांगीर और शाहजहां बहुत फेमस थे भाई, छोटे मोटे राजा नहीं थे। जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर ने, देखो बाबर और हुमायूं ने मुगलों का राज्य तो बहुत आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी मर गए। और आपको पता है कि बेटा 15 सालों तक तो हुमायूं था ही नहीं इंडिया में, बताया था मैंने, है ना। लेकिन अकबर 1556 से लेकर के 1600 समथिंग से 1605 तक राजा रहा। उसने भारत के हर कोने तक, हर हिस्से तक लगभग मुगलों का शासन बढ़ाया, मुगलों का राज्य बढ़ाया, सब कुछ जीता। उसके मरने के बाद जो चीज बच गई जहांगीर ने किया, जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां ने मेंटेन किया, और औरंगजेब के समय तो पूरा का पूरा भारत ही मुगलों के अंडर कंट्रोल में। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए कि मुगलों का संबंध बेटा आपको करना होगा शाम तक भी, है ना, तो आप फोकस करो। और आपके फायदे के लिए, मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा बेटा वही खाने दो लिचड़ लिटड़ जो भी तुम लोग करते। मुगलों का जो मुगल एम्परर थे उनका दूसरे राजाओं के साथ कैसा संबंध था, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बाबर मरते समय और हुमायूं भी मरते समय अपने बेटों को उसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान पे आपको राज करना है और लंबे समय तक करना है तो राजपूतों से अच्छे संबंध बना के, राजपूतों को कभी अपना दुश्मन नहीं बनाना। इस बात को सबसे अधिक फॉलो अकबर ने किया, औरंगजेब ने भी किया, सॉरी जहांगीर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया। तो उस समय तक कोई भी राजा ने या किसी भी हिंदू राजा ने विद्रोह नहीं किया, राजा का विरोध नहीं किया, और शासन बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन औरंगजेब को हो गई खुजली, उसने छेड़ दिया। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ेंगे तो क्या होगा, फूल जाएंगे, है ना, मुंह नाक आंख सब सूज जाएगा। जहर जो आपका, जिस पॉइजन से आप फूल जाते हो वही तो जहर है उसका, और क्या पॉइजन, लेकिन मरते नहीं है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि आखिर में जाकर के राजपूतों से पंगा लिया, समझ रहे हैं, और इस पंगे का कारण या और सिखों से भी उसने दुश्मनी मोल ली, सिखों से, मराठों से, राजपूतों से। और यही कारण था कि औरंगजेब के मरने के बाद पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान में था, सिमटते सिमटते केवल दिल्ली के लाल किले तक ही बचा। समझ रहे बात को? देखेंगे, अब देखेंगे मनसबदार और जागीरदार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के आईएएस के पेपर में जब हिस्ट्री का मेंस लिखेंगे, मेंस रिटन पेपर लिखेंगे, तो ये मनसबदार और जागीरदार क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की, ठीक है, ये क्या थी इसके बारे में एक बार सब कुछ लिखिए, पूरा लिखना। और पहली बार आप ही के क्लास को मिलता है ये पढ़ने, 7th क्लास में एनसीईआरटी में, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अभी भारत कितने राज्यों में बटा है? 28, 28 राज्यों में बटा है। तो भारत में मनसबदारी, इंग्लिश और हिंदी में एज इट इज, ठीक है, मैं इंग्लिश में देखे बोल रहा हूँ। भारत में मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट करने वाला पहला जो राजा था वो अकबर था। अकबर ने ही स्टार्ट किया, अभी मैंने बोला, और आपको लगता है कि नहीं बताऊं? मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट की थी। अब जिस तरह अभी, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे स्टेट बटे हुए हैं, उसी तरह पूरा का पूरा देश, भारत जो अकबर के शासन में था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, जिनको सूबा कहा जाता था। सूबा, राज्य या स्टेट को सूबा कहा जाता था और उसका हेड सूबेदार होता था, ठीक है, पहले। लेकिन उसके बाद अकबर ने क्या किया, सूबे के अंदर बहुत सारे मनसब बना दिए। मतलब एक राज्य में, अब देखो मनसब का किस तरह हिसाब किताब था। मान लीजिए कि राजा के दरबार में 20 मिनिस्टर है, 20 मिनिस्टर या 20 मंत्री हैं,
समझते हैं बात को आप लोग? सरदार या मंत्री है, तो जो जिस लायक होता था या जितना ज्यादा सैनिक रखता था या जितना बड़ा उसका पोस्ट होता था, उसके हिसाब से उसको मनसब, मनसब मतलब अ पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा मतलब कि वो हो सकता था आधा हरियाणा भी उसमें आ जाए, ठीक है, पूरा पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 25% भी आ जाए। तो इस तरह बहुत पूरा देश छोटे छोटे मनसब में बट गया। एक आदमी को जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका दे दिया जाता था, और जिस आदमी को वो जमीन दिया जाता था उसको उसका मनसबदार कहा जाता था, और उस जमीन को मनसब कहा जाता था। मैं आपको और समझाता हूं। मान लीजिए कि राजा के दरबार में कोई मंत्री काम कर रहा है, तो राजा सैलरी भी तो देगा ना कुछ। तो उस जमाने में बेटा सैलरी उलरी तो बड़ा दिक्कत थी, तो सैलरी ना दे करके वो क्या करता था, राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है जमीन का, कोई कोई जिला या कोई 200-300 गांवों का हिस्सा उसको दे दिया कि भाई यहाँ से जो भी टैक्स वसूलोगे ये तुम्हारे जिम्मे, यहाँ से जो भी टैक्स वसूलो तुम्हारा है, तुम अपना समझो, यही तुम्हारा तनख्वाह हो गया, यही तुम्हारी सैलरी। समझ में आ रही है बात आप लोग को? तो वो था जागीर छोटा। अगर 200-300 गांवों का किसी को इलाका दिया जाए तो छोटा चीज हो गया, लैंड का छोटा टुकड़ा हुआ जमीन का। तो उस लैंड के या जमीन के छोटे टुकड़े को बेटा, तो पूरे देश में 200-300 गांव की क्या वैल्यू, ठीक है ना? तो उसको जागीर कहा जाता था, और जो उसका मालिक जिसको वो दिया जाता था उसको जागीरदार कहा जाता था। और मनसब मतलब जिसके अंदर 200-300 जी गाड़ी जाने। अब नहीं ऐसी बात करता है यार। जागीरदार मतलब छोटा मोटा राजा टाइप का आदमी होता था, उसके अंदर में 10,000 सैनिक होंगे, 5,000 सैनिक होंगे, भाला लेकर के घूमेंगे बाजीराव मस्तानी की तरह, है ना? सेना रखता था, माने कि जमींदार नहीं होते थे, पीछे हो जा बेटा उसको देख, जमींदार होता था। जागीरदार मतलब कि छोटा जमीन का टुकड़ा मिलेगा, उसके पास भी कुछ सैनिक होंगे और वो जाकर के किसानों से टैक्स वसूल के लाते। मन किसानों से बेटा, मान लो किसानों से लेंगे, अभी बताया था ना पिछले चैप्टर में 6 क्लास को पढ़ाया था, किसान अनाज देंगे, लोहार जो होगा राजा के पास महीने में या जो भी महल बनेंगे उसमें फ्री में जाके काम कर देगा, इस तरह से उसको फ्री अपना वर्क देना पड़ता था, इस तरह का टैक्स होता था। तो और जो बड़ा लैंड का टुकड़ा था, जो बड़ा एरिया था जमीन का, वो मनसब कहा जाता था, और उसको मालिक को मनसबदार। मनसब मतलब एक छोटे से स्टेट के बराबर समझ लीजिए, और ये बड़ा स्टेट है तो उसके 2 टुकड़े, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो 4 टुकड़े कर दीजिए, इस तरह से। हाँ, गोवा तो बहुत छोटा है, बिल्कुल एक मनसब में चला जाएगा आराम से। मनसब तो उससे भी बड़ा। मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तुम गोवा की क्या बात? भैया अगर मान लीजिए कि मनसबदार को ये चीज दी जाती थी, तो वो क्या करते थे बदले में? वो भी तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे, है ना? वो अपने पास सैनिक रखते थे, 5,000, 10,000, 20,000, इस तरह से। तो जो मनसबदार जितना सैनिक रखते थे उनको कहा जाता था जात। त नहीं, त, जाति का जात। इसका मतलब 5,000 जात मतलब कि 5,000 सैनिक, 7,000 जात मतलब 7,000 सैनिक, इस तरह से, ठीक है? देखेंगे, वो चाहता था कि मेरे दरबार में रहे, मेरे सामने अपना कुछ ज्ञान बांटे या जो भी करें, हमारे अंडर में नहीं सीखे। आगे देखिए, तो मनसबदार अपने पास सैनिक रखते थे, और राजा को जब भी युद्ध में उन सैनिकों की जरूरत पड़ती थी तो वो मनसबदार राजा के तरफ से सेना में मिलकर उस सैनिक को लेके हमला कर। जब्त और जमींदार क्या होते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
ये कॉन्सेप्ट है ना, आपका स्कूल का मास्टर आपको समझा ही नहीं पाएगा, मैं लिख के देता हूँ क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो बस ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। देखो, जब्त और जमींदार, ध्यान दीजिएगा, जब्त क्या होता था, यहाँ पे ये सब फारसी और उर्दू शब्द है, उसका अलग मीनिंग होगा, हमारे हिंदी से जोड़ के मत चलिएगा। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the producer of the present। बिल्कुल, मुगलों के पास जो आय का साधन था, कमाई का जो सोर्स था, वो मेन क्या था, किसानों से जो भी वो टैक्स लेता था। किसान जो भी अनाज उगाते थे, किसान से ही टैक्स मोस्टली मिलता था। In most places, peasants paid taxes through the rural elites. That is the headman of the local chieftain. The Mughals used one term jamidar to describe all intermediaries, whether they were local headmen or villages or powerful chieftains. देखो, मुगल क्या करते थे कि जमींदार उनके पास जमींदार होते थे, ठीक है। जो लोग भी किसानों से टैक्स वसूल करके राजा के खजाने में जमा कर देते थे, उसको जमींदार कहा जाता, मतलब मिडलमैन, बिचौलिया, ठीक है। लेकिन अकबर का जब शासन आया तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री, जो पैसे कौड़ी का हिसाब, बजट देखने वाला जो आदमी होता है, वो था टोडरमल, हिंदू राजा था, बड़ा काबिल। उसने क्या किया कि केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड, उसने सारे के सारे जमीनों का सर्वे कराया, जांच पड़ताल कराई, ठीक है, और देखा कि किस जमीन पे कितनी अच्छी खेती होती है। अब बंजर जमीन पे कम पैदावार होगी, नदी के किनारे उपजाऊ जमीन पे ज्यादा अनाज होगा। एक किले जमीन में, ठीक है, आपके कंझावले वाले जमीन में कम अनाज उगेगा, ठीक है, लेकिन हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ के या आसाम वाले खेत में ज्यादा अनाज उगेगा, क्योंकि वहां की जमीन ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो अब इस तरह से देखा गया, तो उसके बाद और उसी हिसाब से उस एरिया का प्राइस 10 ईयर के लिए डिसाइड कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कंझावला के जो खेत हैं, एक किले में जमीन में, मतलब 5 बीघा होता है ना एक किले में, तो एक किले जमीन में हो सकता है कि 10 क्विंटल गेहूं निकले, ठीक है। तो उसी हिसाब से सोच करके 2 किले, कहा गया कि जिसके पास भी 1 किला जमीन है, वो पर ईयर 2 क्विंटल गेहूं सरकार को टैक्स में देगा। बात समझ में आ रही है। एक कंझावले में जमीन का जब सर्वे किया गया, मान लो कि राजा ने करवाया, तो देखा कि 1 किले जमीन पे साल में 10 क्विंटल गेहूं निकलते हैं। किसान का इतना प्रोडक्शन होता है, उत्पादन करता है गेहूं का। तो जब अब क्या उसने डिसाइड कर दिया कि अब इसमें से जो टैक्स लेना है, तो हर साल जो किसान जिसके पास जितने भी किले जमीन हो, पर किले के हिसाब से 5 बीघे, किसने कहा 10? तुमको ज्यादा बड़ा बीघा होता है? नहीं, 5 बीघा होता है कंफर्म। आप पूछ लीजिएगा अपने दादाजी से या पापा से, ज्यादा अच्छा बताएंगे। टुकड़े होते हैं बेटा किले के, है ना, आप लोग किला बोलते हैं उसके। तो वो चीज फोकस करने के लिए जो मैं समझा रहा हूं उसको फोकस करें, ठीक है। तो 2 क्विंटल गेहूं उसको हर साल टैक्स में देना है। अब मान लीजिए, लेकिन अगर जब वो पंजाब खोड़ या कुतुबगढ़ जाकर के उधर के खेतों पे सर्वे किया गया, तो भाई वहां पर तो 1 किले में 20 क्विंटल गेहूं हो रहे हैं। तो उसको कहा गया कि भाई तुम 2 क्विंटल नहीं दोगे, तुमको साल में 4 क्विंटल गेहूं देना है। यही 10 साला सिस्टम थी, 10 ईयर रेवेन्यू सेटलमेंट। एक बार सर्वे कर लिया जाता था, 10 सालों तक के लिए टैक्स डिसाइड कर दिया जाएगा। ये टोडरमल ने किया। जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अकबर का जो बजट बनाने वाला, जिसको हिंदी में वित्त मंत्री और इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, पैसे कौड़ी का हिसाब किताब, टैक्स उसको देखने वाला होता है, उसका नाम था टोडरमल।
उसने 10 साल के लिए किसी भी जमीन पे टैक्स फिक्स करने का एक तरीका निकाला। उसने जमीन का सर्वे कराया, सर्वे मतलब जांच पड़ताल की, पता लगाया कि किस जमीन पे कितनी खेती होती है, कितना पैदावार होता है, कितना अनाज उगता है। उसी हिसाब से उसने 10 साल के लिए वो सिस्टम फिक्स कर दी कि 10 सालों तक हर साल आपको इतना इतना अनाज देना है। जिसकी ज्यादा अच्छा खेती होती थी जिस जमीन पे, उसको ज्यादा टैक्स उससे लिया गया, और जिसकी खेत कमजोर थे, ज्यादा फर्टाइल नहीं थे, उर्वर नहीं थे, उनको कम टैक्स देना होता। यही रेवेन्यू सिस्टम या राजस्व व्यवस्था थी अकबर के समय। बात समझ आ रही? तो अन्याय नहीं है ना, कितना अच्छा है। अब मान लो कि अगर एक ही टैक्स सब पे लागू कर दिया जाए तो जिसका बेचारे का अनाज ही नहीं हो रहा है तो वो उतना ज्यादा टैक्स कैसे देगा? समझ रहे हैं ना? ये तो बहुत अच्छा सिस्टम था, ये पहले सबसे पहले अकबर ने स्टार्ट किया। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त के नाम से जब्त कहा गया। ये जो राजस्व व्यवस्था थी कि 10 सालों के लिए पर ईयर आपको इस तरह से टैक्स देना है, इसका नाम जब्त पड़ा। जब्त, याद रखिए। क्लियर है? अकबरनामा एंड आईने अकबरी। बेटे गोटी अच्छे से रख बेटा, थोड़ा डिसिप्लिन से। अकबर के समय उसके दरबार में एक कवि रहता था, फारसी और अरबी का बहुत बड़ा विद्वान था, वो नोबल। उसका नाम था अबुल फजल। उस कवि का या पोएट का नाम अबुल फजल था। उसने 2 बड़े बड़े किताब लिखे अकबर के नाम पे, अकबर की बड़ाई में। एक था अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी। ठीक है? उसमें पूरे भारत के बारे में, साथ साथ अकबर कितना महान था, क्या था। अकबर का अर्थ पता है आप लोग को क्या होता है? ग्रेट, महान। अरबी वर्ड है अकबर, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है महान या ग्रेट। याद रखिए। क्यों महान था? गुब्बर था, क्या था? कुछ नहीं था, टट्टी था। अकबर क्या था रे? 700 सालों तक गुलाम बन के रहे, उसको अच्छा कर, ये भी कहोगे क्या? सॉरी, तुमको पता नहीं, मैं बता दूं। अकबर महान था। अकबर का नाम महान था बेटा, अकबर महान नहीं था। अकबर ने इलाके जीते थे, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया था। आक्रमण करता था ना बाहर का, वो मुसलमान था जिन्होंने हम लोगों पे कब्जा करके हम लोग को रखा। वो अच्छा कहां से हो? उसने कुछ नहीं किया। और उसने क्या क्या किया था वो मैं यहाँ पे क्लास में नहीं बता सकता, ठीक है ना? बड़े होंगे तो खुद पता चलेगा। अकबर की पॉलिसी क्या क्या थी, नीतियां क्या क्या थी, वो देखेंगे। आ सकते हैं, लोहे का गेट थोड़ी लगवाया है। तो आगे और याद कर लो। पूरा हो गया दो। अरे हमें तो आंसर पता ही है, तो इसको कौन सा तरीका है? देखिए, अकबर की पॉलिसी क्या क्या थी। जैसे कि पहले मैंने आपको अबुल फजल के बारे में अभी बताया और आईने अकबरी के बारे में बताया। आईने अकबरी में जो किताब थी उसमें अबुल फजल ने अकबर के सारी चीजें लिखी है कि क्या क्या पॉलिसी थी, कैसे। टूट गया क्या? आप भी कर लो, क्या हो गया? गर्म लोहा दे खाने के लिए। आईने अकबर में सारी की सारी पॉलिसी के बारे में बताया गया था कि अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, अकबर ने फाइनेंस ऑफिसर, मतलब कि
जो बजट बनाने वाले होते हैं, पैसे कौड़ी का टैक्स को देखने वाले होते हैं, उस पोस्ट पे का नाम दीवान रखा था, दीवान। और एक आदमी जो होता था उस पोस्ट पे होता था। हर सूबा या जो स्टेट होता है, राज्य होता है, राज्य का अभी हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर। उस समय सूबे का सूबेदार होता था। मनसब का मनसबदार आपको पता ही है। आर्मी का जो कमांडर होता था, फौजदार कहा जाता था उसको, ठीक है। और क्या, तुम अपना काम करो ना, वो लिख के जाना है आपको पूरा, याद करके मेरे को टेस्ट देंगे ना उसका, उसका फोकस करो बेटा। जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको फौजदार, और जो पुलिस कमिश्नर होता था, पुलिस का हेड होता था, उसको कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल, कोतवाल पुलिस के हेड, पुलिस का हेड। देखिएगा, आपने नूर जहां का नाम मैंने आप लोग को बताया था, इसमें से बताइए नूर जहां कौन थी, किसी भी बच्चे को याद हो तो। सारे पिसट एक तो गलत बताया, ऊपर से ऐसी हरियाणवी बोल गया कि मेरे ऊपर से निकल गई। कोई बताओ भाई, नूर जहां कौन थी? एनीबॉडी? हम बताते बेटे, हंस रही थी तो कौन हंस रहा है? या माँ का ये तीसरी, तीसरी बोलिए बेटे, नूरजहां कौन थी? तू तो ना थी। नूरजहां को शाहजहां की बीवी बना दिया, तो देखने से क्या, देख के बताएंगे तो क्या हो। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, जहांगीर की। जब जहांगीर ने उससे शादी की, उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर उसके कंट्रोल में हो गए। जैसे देखते हो ना, बैलो गायों के कंट्रोल में हो जाते हैं जल्दी याद। और अब राज्य में जो भी होगा, जैसे भी होगा देश में, वही अपने हिसाब से होता है। जो बोलती थी वही राजा करता था, जहांगीर वैसा ही करता था। तो इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बताऊं, चाहे दिया होगा सर, आसफ खान दिया हुआ है, नहीं दिया। आसफ खान नूरजहां का भाई था, ठीक है। उसको हेड बनाया गया था, मतलब कि सबसे बड़े पोस्ट पे रखा गया था। और आसफ खान की जो बेटी थी, बात समझ में आ रही है ना, आसफ खान नूरजहां का भाई था, और आसफ खान की जो बेटी थी उसका नाम था मुमताज महल, जिससे कि चुप शाहजहां का शादी हुआ। क्यों नहीं लिख के लाए? करो बैठ तो करो। समझ के बात आप लोग? तो जो भी उसके भाई भतीजे, जो भी अपने रिश्तेदार होते थे, उन्हीं को ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे वो रखवाते थे। हाँ जाओ। देखो भाई, ईरान से भाग के एक व्यापारी आया था, जो कि इंडिया में उसने शरण ली थी। नूरजहां का पहले का नाम मेहरुनिशा था, लेकिन इससे जब शादी हुई जहांगीर से, तब उसका नाम नूरजहां रखा गया, याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये गलती दोबारा मत करिए। आपसे बस इतनी छोटी सी मैं कोऑपरेशन मांगता हूं कि आप बोले नहीं 1 घंटे मेरे क्लास के दौरान। उसके बाद चाहे सड़क पे है ना, लगते उतार के नाच लीजिए, आई एम नो प्रॉब्लम। ट्रक के नीचे आ जाइए, हाथी से कूद जाइए, ना तैरने आता हो तो मेरे ना ट्रेंच के अंदर कूदिए, आई एम नो प्रॉब्लम, लेकिन गप मत।
आजकल तो कंझावले के नाले भी उतने ही गहरे हो गए, उसमें भी कूद सकते। बिल्कुल, ये तो मैं सुनना चाहता हूँ। इसको कहते हैं मास्टर से जवान लड़ा। मम्मी आई ना, देखते हो मम्मी कितनी जल्दी आ जाती है। अब मम्मी को बताइएगा क्यों ऐसा कहा। आज कोटा हो गया भाई, क्लास बंद। जाइए 7वीं क्लास वाले जहां जाने बढ़ते हैं। आज नहीं बेटा, जो मैंने ग्रुप पे हिंदी में भेजा ना लाइट चैप्टर का, अच्छे से उसका कंप्लीट कर लिया, उसका टेस्ट होगा। मार खा लेना उसको। आपको मैथ का 2 बुक एक्सरसाइज करना है। आप हमारे 9th के बैच के सबसे वीक स्टूडेंट है मैथ के, आपको पता है ना। आपके लिए कहता हूँ 2 एक्सरसाइज तो बेटा करना है। टेस्ट नहीं ले रहा मैं किसी भी तरह का आपका।